अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और लेकर आया हूँ आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी? फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, गिव SI units of velocity and acceleration. ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। यानी हमने फाइंड करना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में फ़र्क। ओके, अगर मैं बात करूं, आंसर लिख लेते हैं इसका। अगर मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो अगर आपकी कार, अगर एक कार है आपके पास और ये चल रही है, जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर एक कार एक ही डायरेक्शन में चल रही है और इसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, देन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की जो फार्मूला है मैंने वो लिख दिया आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यानी ये कार अगर एक डायरेक्शन में चले जा रही है और न तो इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, याद रहे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर तो इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, मिसाल के तौर पर ये चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और ना ही 30 किलोमीटर पर आवर यानी इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तब हम भी कहेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म है। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ज़रूरी है कि न तो इस कार की डायरेक्शन चेंज हो और ना ही इसकी रफ्तार चेंज हो, तब हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म। ओके, वेरिएबल वेलोसिटी किसे कहते हैं कि अगर मैं इसी एग्जांपल को आगे ले लेता हूँ, अगेन एक और कार बना लेते हैं और इस कार को ज़रा सा अच्छा कर लेते हैं। ओके, लो अब पता लग रहा है कि इसका मुंह भी इस तरफ ही है। ओके, अगर ये कार चल रही है इस तरफ, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसकी वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट पॉइंट बी से पॉइंट सी पर इसकी वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। आप नोटिस करेंगे कि रफ्तार इसकी चेंज हो गई है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसा कि इस एग्जांपल में गाड़ी, अगर डिफरेंट इंटरवल्स डिफरेंट टाइम्स में कवर करती है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। यानी वेरिएबल, जैसा कि नाम से साबित हो रहा है, तब्दील होने वाली या ऐसी चीज़ जो अपनी कीमत को कांस्टेंट ना रख सके। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अगेन यहाँ पर वेलोसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज होना चाहिए या टाइम चेंज होना चाहिए। तो अगर आपकी गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो इस वेलोसिटी से चली, बट अब इसकी वेलोसिटी, इसकी रफ्तार चेंज हो गई फ्रॉम बी टू सी, इसकी रफ्तार हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो चूंकि इसकी स्पीड चेंज हो गई है, लिहाजा इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ ए वेरिएबल वेलोसिटी। इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी को मैं कहूँगा डी से कंट्रोल सेट कर देते हैं, मैं कहूँगा डेल्टा डिस्प्लेसमेंट ओवर डेल्टा टाइम। ठीक है, जाहिर है
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसकी रफ्तार थी ये, तो टाइम भी ए से बी तक लगा होगा। फिर जब बी से सी तक इसकी रफ्तार चेंज हो गई तो जाहिर है फिर टाइम भी चेंज हो गया होगा, है ना। तो डेल्टा मीन्स चेंज। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एंड टाइम। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपकी रफ्तार क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर। ये मैं यूनिफॉर्म की या कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पॉइंट बी से पॉइंट सी तक क्या थी अजी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। आप नोटिस करेंगे इस एग्जांपल में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर या तो रफ्तार में चेंज आए या टाइम में चेंज आए, तब हम ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। उम्मीद है आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। अगर हम वेरिएबल वेलोसिटी को एक्सप्लेनेशन को सामने रखें तो फिर एक्सेलरेशन को डिफाइन कीजिए। गिव ऐसे यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। प्यारे बेटे याद रखना कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन सिर्फ तब आता है जब आपकी वेलोसिटी वेरिएबल हो। अगर मैं एक्सेलरेशन का सही फार्मूला लिखूं जो हमारी बुक्स में मौजूद है, या फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं, कंट्रोल से ओके। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूं तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, यही है ना। ओके, अब मैं इसे बैलेंस करके एक्सेलरेशन को फाइंड करता हूँ। तो वी एफ, वी आई उधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा ए टी, है ना। ये वी आई उस तरफ जाकर माइनस हो गया, बिकॉज यहाँ पर प्लस था, उधर जाकर माइनस हो गया। अब वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल्स टू ए, जाहिर है टी मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया। अब वी एफ में से वी आई माइनस करें, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी के लिए चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी है ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आपके पास वेलोसिटी में चेंज ज़रूरी है। यानी एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी है कि वेलोसिटी में भी चेंज हो। तब हम ये कहाँ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, अभी मैं इसी फार्मूले को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, मैं इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ ले आता हूँ और इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब मैं वी एफ की जगह क्या लिखूँगा, मैं वी एफ की जगह क्या लिखूँगा, मैं वी एफ की जगह लिखूँगा, तो फॉर एग्जांपल इट इज़ 20, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट इज़ 20। देन चूँकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो फिर इनिशियल भी 20 हुई। अब मैं जब टाइम जो भी हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी जाहिर है वही इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब जब दोनों कैंसिल होंगे तो आपके पास 0 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू ए, एंड ए इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन हमेशा 0 आएगा अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या यूनिफॉर्म होगी। अब हम बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन हमेशा तब आएगा जब वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगी। तब मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम के यूनिट्स क्या होंगे, टाइम के यूनिट्स होंगे सेकेंड्स। देन आपके पास एक्सेलरेशन के यूनिट्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जाहिर है यहाँ पर +1 है, ये ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, और -1 एंड -1 इज -2। देन एक्सेलरेशन के यूनिट्स आ जाएंगे मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो यूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, डिफाइन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दिया, इसके यूनिट्स बता दिए वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के भी। तो उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर आपने किसी जिस्म को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? वाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर, जबकि कोई जिस्म हवा ही में हो। इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करूँगा? मान लीजिए कि ये हमारा बॉटम है, फर्श है, हमारा ग्रास है कि जहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है। इसके पास एक गेंद है और गेंद को इसने ऊपर की तरफ उछाल दिया। ठीक है, ये ऊपर चली गई गेंद, ऊपर चली गई गेंद। अब अगर आप नोटिस करें तो गेंद की डायरेक्शन है अपवर्ड, और न्यूटन के लॉ के मुताबिक एक बात याद रखिएगा कि हमारी जो अर्थ है, इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं उसकी डायरेक्शन हमेशा होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमेशा डायरेक्शन क्या होती है? ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो किस तरफ होगी? अपवर्ड। ठीक है, बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड। न्यूटन के कानून के मुताबिक जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनके मुताबिक कि हर वो चीज़ जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में होगी उसके अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब की सब नेगेटिव होंगी। मैं इस बात को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से कि आपने सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो गेंद है इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इसकी इनिशियल डायरेक्शन है अपवर्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन। अब जो चीज़ें इस डायरेक्शन में होंगी, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जितनी चीज़ें होंगी वो तमाम पॉजिटिव, और वो तमाम चीज़ें जो इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट हैं वो तमाम के तमाम नेगेटिव होंगी। आप नोटिस करें ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, ऐसा ही है। ठीक है, ये बात अगर आप याद रखेंगे तब आपका पहला न्यूमेरिकल बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब की सब पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर एक और गेंद है, फॉर एग्जांपल एक और गेंद है, वो भी ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपकी गेंद की वेलोसिटी अपवर्ड है तो उसके अगेंस्ट अपोजिट जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब की सब नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो इन मानों में चूंकि ऑब्जेक्ट हवा में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन चूंकि अप डाउनवर्ड होता है, लिहाजा जो साइन ऑफ ग्रेविटी है वो नेगेटिव होगा, यानी -g। ठीक है, नेगेटिव साइन लग जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब की सब नेगेटिव होंगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्सेस द डायरेक्शन। क्या ये मुमकिन है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स तो हो जाए when the acceleration is constant, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे? इफ सो, अगर ऐसा मुमकिन है, गिव एन एग्जांपल। तो एग्जांपल दीजिए। देखो बेटे, एक बात याद रखना कि अगर आप मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप भाग रहे हैं और ये दीवार है। अक्सर आप बच्चे एक गेम खेलते हैं कि भागते भागते आप
दीवार को हाथ लगाकर वापस आना होता है। तो अभी अगर आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब दीवार करीब आ गई, ठीक है, तो अब आपने चूंकि दीवार को हाथ लगाकर वापस आना है, लिहाजा आप नोटिस करेंगे कि आपकी वेलोसिटी कम होगी, तो ही ऐसा मुमकिन है। तब आपको अपनी वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक कि जब आप दीवार को छू रहे होंगे तब आपकी वेलोसिटी होगी 0। रुक जाते हैं ना, तभी तो आप रिवर्स होंगे। तो चूंकि आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऐसा ही है ना। एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर और होगा, यहाँ पर और होगा। अब आप रिवर्स हो रहे हैं, यहाँ पर और हो जाएगा, और फिर जब आप भागेंगे तो जाहिर है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, ओके। मान लिए कि तमाम डिस्टेंस में 5-5 सेकंड का फ़र्क है, मान लें बात को समझने के लिए 5-5 सेकंड्स का फ़र्क है। देन यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है जी, 20 मीटर पर सेकंड ओवर 5। देन एक्सेलरेशन इज 5 1 5, 5 4 20, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो ये आया पॉइंट ए पर। अच्छा, पॉइंट बी पर क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है जी, 10 हो गई, मान लो टाइम तो 5 ही है। देन 5 1 5, 5 2 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो गया। पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन 4 है, पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन 2 है। तो आप नोटिस करेंगे कि एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। क्या ऐसा मुमकिन है? अगर ऐसा मुमकिन है तो एग्जांपल दीजिए। तो जी, ऐसा मुमकिन है। देखो कैसे मुमकिन है। अगर आप यहाँ पर ज़मीन पर खड़े होकर एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, आपने गेंद को ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ होते 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 यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लो 40, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर 0। अब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फिर ये ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ जाएगा, रिवर्स तो कर गया, है ना। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? याद रहे कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल मोशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन ए होता है, और ए की कोई भी कीमत हो सकती है, वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर आप नोटिस करें आपकी वेलोसिटी ये थी, एक्सेलरेशन ये था, यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन ए ये था। लेकिन जब आप वर्टिकल मोशन में होते हैं तब आपका एक्सेलरेशन ए नहीं होता, जी होता है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप वर्टिकल मोशन में, यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ या ज़मीन से नीचे की तरफ के मोशन में होते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल मोशन। जब भी आप वर्टिकल मोशन में होते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा जी होता है, और हम जानते हैं कि जी की कीमत 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट रहेगी, चेंज ही नहीं होगी। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है जी, 9.8। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है जी, 9.8। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है, 9.8। यहाँ पर जबकि इसकी वेलोसिटी 0 है, यहाँ भी एक्सेलरेशन 9.8 ही है। यहाँ तक कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये वापस रिवर्स कर गई और इसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ। तो वर्टिकल मोशन में ऐसा पॉसिबल है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप with initial velocity vi and at the same time throws a second ball straight downward with the same speed. Which ball will have larger speed when it strikes the ground? Ignore air friction. प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि क्वेश्चन के एंड में जो बात लिखी हुई है वो बहुत काम की है। वो है इग्नोर एयर फ्रिक्शन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि एक आदमी एक टावर पर खड़ा हुआ था, ठीक है, इस टावर पर खड़ा हुआ था। ये ग्राउंड है, ये टावर है। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर एक टावर पर एक आदमी खड़ा हुआ था।
उसने एक गेंद को फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, मान लो बात को समझने के लिए 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका। तब उसी वक्त एट द सेम टाइम एक और गेंद को उसने नीचे की तरफ फेंका, उसकी रफ्तार भी वही थी 50 मीटर पर सेकंड। सवाल ये है कि ज़मीन पर टकराते हुए किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सॉरी, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी भाई, ओके ये रहे हम। वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये तो पूछ रहे हैं वो। अमूमन देखने में ये आया कि वो गेंद जो कम फासला तय करेगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, और वो जो ज़्यादा ऊपर से घूम कर आएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 बॉटम पर टच करते हुए मैक्सिमम होगी। बट जो आखिरी बात है उसने सारा काम खराब कर दिया, इग्नोर एयर फ्रिक्शन। अब हम चलते हैं गैलीलियो के कंसेप्ट की तरफ। गैलीलियो ने हमें ये कहा था कि अगर एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया जाए तो तमाम चीज़ें एक ही रफ्तार से ज़मीन की तरफ गिरती हैं। माने कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसके हाथ में एक है हार्ड बॉल। हार्ड बॉल कौन सी होती है, क्रिकेट बॉल यार, जो बहुत हार्ड होती है। जबकि दूसरी बॉल वो है जो पेपर इसके हाथ में था, इसने वैसे ही अपने टेस्ट को चुड़मुड़ किया और उसकी भी गेंद बना ली। अब अगर दोनों को फेंकता है तो हम जानते हैं कि जो कागज़ की गेंद है वो ज़रा टाइम लेगी, उड़कर कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी और काफ़ी देर बाद ज़मीन पर पहुंचेगी। लेकिन जो हार्ड बॉल है वो सीधी ज़मीन पर आएगी, इसका मतलब है कि ज़मीन पर जल्दी पहुंचेगी हार्ड बॉल। गैलीलियो ने हमें ये बताया था कि अगर रास्ते में एयर फ्रिक्शन भी होती है, ठीक है, एयर पार्टिकल्स होते हैं, जब बॉल नीचे की तरफ आती है एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं एयर रेजिस्टेंस उस पर ज़्यादा एक्ट करती है। इसका मतलब है कि कागज़ पर अपोजिट फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी और कागज़ को उछाल देगी, क्यों, इसका वेट लाइट है। लेकिन अगर हार्ड बॉल को देखें तो उसका वेट चूँकि ज़्यादा है, लिहाजा इसके ऊपर एयर फ्रिक्शन कम एक्ट करेगी, और यही वजह है कि बॉल, हार्ड बॉल तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा और जल्दी बॉटम से टकराएगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्शन को, एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया जाए तो गैलीलियो ने हमें ये बताया था कि तमाम ऑब्जेक्ट्स एक ही रफ्तार से ज़मीन की तरफ गिरेंगे। यानी अगर उन्हीं ने, गैलीलियो ही ने एक अपनी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि अगर आपके पास एक फैदर आ जाए, फैदर किसे कहते हैं, फैदर कहते हैं किसी भी पर को, मुर्गी का पर ले लें, ठीक है, मुर्गी का पर ले ये एक फैदर आ जाए या एक हैमर आ जाए। हैमर अच्छा भला भारी होता है यार, है ना। तो अगर एक फैदर और एक हैमर को थ्रो किया जाए एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर कर, तो दोनों एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचेंगे, ठीक है। और इस बात को प्रूव कर दिया गया था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे, तब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और हैमर और फैदर ही को थ्रो किया था, और देखने वालों ने ये देखा था कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त में ज़मीन पर गिरे, ठीक है। तो अब अगर दोबारा से अपनी एग्जाम्पल की तरफ आए, एक आदमी ने खड़े होकर गेंद को ऊपर की तरफ फेंका, उसी वक्त गेंद को, एक और गेंद को नीचे की तरफ फेंका, तो किस बॉल की वेलोसिटी ज़मीन पर पहुंचते हुए मैक्सिमम होगी, दोनों की सेम होगी। क्यों, क्योंकि हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया, और अगर एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया जाए तो तमाम ऑब्जेक्ट्स एक ही वेलोसिटी से ज़मीन की तरफ आते हैं। तब अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही रफ्तार से ज़मीन की तरफ आएंगे, ठीक है। तो दोनों की रफ्तार सेम होगी जी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है हमसे कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच
the velocity v and acceleration a of a car are parallel, anti-parallel, perpendicular, v 0 but a is not 0, a is 0 but v is not 0, sorry, this was v, okay, ये v था जी, ओके, v इज नॉट 0। तो सवाल के मुताबिक हमने ये बताना है कि वो कौन से हालात हैं, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं कि जिनमें एक्सेलरेशन, किसी भी कार का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे। हम इनिशियली बात करते हैं इस पहले टॉपिक की, पहले पॉइंट की, और पहला पॉइंट है हमारे पास ये पैरेलल, ठीक है। किस कंडीशन में कार का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे। तो ठीक है, हम इस बात को कार बनाकर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक कार है और पता नहीं, खैर जाने थे ये कार है और कार की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये, और जब इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी इसकी आ जाती है वी एफ इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है, वेलोसिटी जो आई है, जो चेंज आया है वेलोसिटी में 20 मीटर पर सेकेंड का, इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ओवरऑल इसी तरफ ही है। ओके, अब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आर वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। तो वी एफ क्या है, वी एफ है फाइनल वेलोसिटी इज 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 30, और मान लो कि चेंज आया 5 सेकंड्स में, तब आपके पास 20 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों पैरेलल हैं। एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव साइन इन फिजिक्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, ठीक है। जैसा कि अगले में एंटी पैरेलल की बात कर लेते हैं। अब हम एंटी पैरेलल की बात कर लेते हैं। एंटी पैरेलल पैरेलल के अगेंस्ट होगा। अगर दोनों के एरोज एक ही डायरेक्शन में हैं पैरेलल, लेकिन अगर अपोजिट हैं तो एंटी पैरेलल, सिंपल है ना। चलो अब इसी को भी एक एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, ये कार है जी, इस डायरेक्शन में चल रही है। मान लो इसकी डायरेक्शन को क्या माने जी, इसकी डायरेक्शन को कट कर देते हैं, वेलोसिटी को कट कर देते हैं और कर लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, ब्रेक सप्लाई हो गए, और ब्रेक सप्लाई होने के बाद अब ये यहाँ पर आ गई और इसकी वेलोसिटी हो गई 30, ठीक है। ओके, ब्रेक सप्लाई की हैं तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है ना, लेकिन स्टिल डिक्रीज होने के बावजूद गाड़ी की वेलोसिटी ओवरऑल इसी तरफ ही है, ऐसा ही है ना। बट अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। टाइम हमने कांस्टेंट मान रखा 5 सेकेंड्स, हाँ। ओके, एक्सेलरेशन अगर फाइनल वेलोसिटी क्या है जी, जो बाद में आई, इट इज़ 30 माइनस जो पहले थी क्या थी, 50 थी, और टाइम कितना लिया आपने, 5 सेकेंड्स ब्रेक सप्लाई करने में, या इस रफ्तार में, सॉरी, चेंज आने में। तो अब आपके पास 30 में से 50 माइनस करेंगे, -20 ओवर 5, देन आंसर इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो नेगेटिव साइन के साथ आ गया, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना। इसका मतलब ये है कि जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तब एक्सेलरेशन
और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है, दोनों पैरेलल होते हैं, लेकिन जब आप ब्रेक सप्लाई करते हैं आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। हाँ, ऊपर वाली एग्जांपल में जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होते हैं, लेकिन जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की। तो याद रखिएगा कि जब कभी मेरे सर्कल अरे मुझे नहीं पता, चलो ये रहा ना, ये सर्कल आ गया। ठीक है, जब कभी आप सर्कल में आपकी गाड़ी चल रही होती है तब मान लें आप कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी सर्कल पर हमेशा टेंजेंशियल होती है। ये ऑब्जेक्ट हमेशा टेंजेंट बनाकर मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को छूती हुई निकल जाए। ये जो गोल दायरा आपको नजर आ रहा है, इट इज ए सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इसको जो लाइन छूती हुई निकलेगी इट इज नोन एज टेंजेंशियल। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, आप नोटिस करेंगे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऐसा ही है ना, आप नोटिस करें परपेंडिकुलर है। ओके, एक बार अब अगेन दोहरा रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सरकमफ्रेंस पर गोल घूम रहा है तो सरकमफ्रेंस पर उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है, लेकिन तब हर ऑब्जेक्ट जो गोल घूम रहा होता है उसका एक्सेलरेशन हमेशा होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यूं आपका तीसरा पॉइंट भी सॉल्व हो गया, यानी परपेंडिकुलर कब होंगे? सर्कल में परपेंडिकुलर होंगे। पैरेलल कब होंगे? जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, तब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल कब होंगे? जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी, तब ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। और जब आप सर्कल में घूम रहे होंगे तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे। v इज जीरो बट a इज नॉट जीरो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है भैया? ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और नीचे ले जाके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। ओके, v इज ज़ीरो बट a इज नॉट ज़ीरो। आपकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई बट एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हुआ। ऐसा कब होगा? देखो एक्सेलरेशन हम जानते हैं बराबर होता है vf माइनस वी आई ओवर टी। यहाँ पर टाइम कितना रखा है हमने अपनी एग्जाम्पल में? 5 सेकेंड। ठीक है, ओके। आपकी गाड़ी चल रही थी कितने वेलोसिटी के साथ? कोई भी वेलोसिटी बता दो तुम। हाँ, ओके, मान लो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। तब क्या हो गया? कुछ भी नहीं हो गया। आपने ब्रेक सप्लाई की और यहाँ पर गाड़ी आके रुक गई। ठीक है, आपकी गाड़ी यहाँ पर आकर रुक गई। तब जब आपने ब्रेक सप्लाई की तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो बाद में आई, फाइनल वेलोसिटी वो क्या थी? ज़ीरो। क्यों? गाड़ी रुक जो गई है ना, टायर तो बनाई नहीं, गाड़ी को चला रहे। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड, और जब आपने ब्रेक सप्लाई की तो बाद में जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आई? ज़ीरो। अब वेलोसिटी तो हो गई ज़ीरो। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो है, गाड़ी तो रुक गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? पहले कितनी थी? 30। टाइम कितना लगा? 5, है ना, तो माइनस 30 ओवर 5, 5 1 5, 5 वाट 30, 5 6 30, माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप नोटिस करेंगे कि वेलोसिटी तो ज़ीरो है बट तब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है ना। v इज ज़ीरो, यस v इज ज़ीरो, ये देखें ना, v इज ज़ीरो बट a इज नॉट ज़ीरो। तब
इसका मतलब यह है कि जब आपकी गाड़ी चल रही हो और आप ब्रेक सप्लाई करें, आपकी वेलोसिटी यानी आपकी गाड़ी रुक जाए, तब आपकी वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, लेकिन फार्मूला आपको ये बता रहा है कि तब आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, तब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ तक कि आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर रुक नहीं जाती। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, ए इज़ ज़ीरो बट वी इज़ नॉट ज़ीरो। अरे ए इज़ ज़ीरो के, इसको भी हम कॉपी करके लिख लेते हैं ताकि अपने एग्जाम्पल में इजीली ये सामने ही रहे हैं हमारे क्वेश्चन, और हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें। कंट्रोल भी कर लिया, ओके। ए इज़ ज़ीरो बट वी इज़ नॉट ज़ीरो। कब ऐसा मुमकिन है कि जब ए तो ज़ीरो हो बट वी ज़ीरो ना हो। देखो एक बात याद रखना कि अगर आप चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं फार्मूला लिखूँ चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, यही फार्मूला है ना। हाँ, इफ़ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो। देखो ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी अगर ये बॉल है, कार तो मैं इतनी अच्छी नहीं बना रहा बट बॉल बना लेते हैं, तब बॉल की वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यही बॉल जब यहाँ पर आ गया तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुई है ना। तब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, यानी वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आई, अजी ज़ीरो तब्दीली आई, 5 सेकेंड, देन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। आप नोटिस करेंगे कि इस कंडीशन में आपकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, बल्कि आपकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि जब आपकी वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो तब आपकी वेलोसिटी तो कोई ना कोई होती है, लेकिन तब जब आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो आएगा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन तब हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अगला एपिसोड, अगली वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बाकी क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।